परसेंट आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना हो रहा था 1, ठीक है ना। और प्रोटीन के लिए 0.9, ठीक है ना। प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 0.9 हो रहा था। अभी एक नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की वृद्धि और उसका विकास, पौधों की वृद्धि और विकास। हम लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ग्रोथ करते हैं, सारे के सारे डेवलपमेंट भी करते हैं, है ना। ग्रोथ भी करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बेटा कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना। प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसी आपकी कंटिन्यूअस होती है, हमेशा ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना। प्लांट जो है प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअसली, in length and girth. Plant grows continuously in length and development. girth का मतलब होता है थिकनेस बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना प्लांट की, है ना। लेंथ आप लोग जानते हैं, तो प्लांट की लेंथ में और गर्थ में क्या होते हैं, हमेशा इंक्रीज करके रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लावर्स की और फ्रूट्स की, फ्लावर्स और फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, चौड़ाई का बढ़ना, थिकनेस, प्लांट जो है उसकी ये चीज बढ़ना, थिकनेस, ये होता है गर्थ का बढ़ना, ठीक है ना। जब प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करा लेता है एक निश्चित लिमिट तक, उसके बाद क्या होता है उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, गर्थ का बढ़ना। तो गर्थ का बढ़ना एक तरह से डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ठीक है ना। डेवलपमेंट, विकास की, विकसित होना। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में जो ग्रोथ होती है वो हमारी लिमिटेड डायमेंशन, डायमेंशन समझते हैं, देखो दिशा, डायमेंशन, डिमांड। आपने फिजिक्स में पढ़ा है 1 ppm, 2 ppm और 3 ppm, 3 ppm उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। सीधी रेखा है तो 1 डायमेंशन, 2 बन गई है 2 डायमेंशन, तीसरी जेड एक्सिस में निकल गई तो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जो प्लांट में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है बेटा, इसमें 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बेटा, बोलते नहीं। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है इसमें 2 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है डेवलपमेंट की प्रोसेस में। एक तो आपका ग्रोथ होगी, दूसरा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। एक आपकी ग्रोथ होगी, दूसरा डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन हो जाना, कोई चीज डिफरेंशिएट हो जाना, अलग हो जाना। मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद विभेदित हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाना। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, क्या 2 चीजें होंगी डेवलपमेंट में? 2 चीजें होंगी आपकी, एक तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ में किसी भी चीज की मेनली लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। लेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। और लेंथ के साथ साथ साइज भी बढ़ता है ग्रोथ में, ऐसा नहीं है केवल लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये किसी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है इसकी। लेकिन डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो ग्रोथ तो होगी होगी, इसके साथ साथ डिफरेंशिएशन मतलब विभेदन हो जाना, विभेदन हो जाना, यानी कि कोई चीज जैसे आपने शुरुआत में एक प्रकार से समझिए, जो हमारा प्लांट होता है, जो प्लांट होता है, प्लांट के टिप पर आपके पाए जाते हैं टिश्यू,
प्लांट के टिप पर क्या पाए जाते हैं? टिश्यू। और टिप पर बेटा जो टिश्यू पाए जाते हैं वो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? ये डिवाइड करते हैं इसकी सेल्स, और जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी बनी हुई सेल्स को ऊपर की तरफ ढकेल देती है। जो नई सेल्स बनेगी पुरानी बनी हुई सेल्स को किधर कर देंगे? ऊपर की तरफ कर देते हैं। जो ऊपर की तरफ सेल्स गई हैं ये कुछ समय बाद मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के बाद क्या करेंगी? कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डिफरेंशिएशन या विभेदन। यानी कि बनी कहाँ से थी? शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, लेकिन बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से चेंज हो गई। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसी नहीं रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये आपका रूट टिप शूट टिप है, और ये आपका जो जड़ें होती है ना, जो रूट्स होते हैं, रूट्स का जो टिप पोर्शन होगा टिप से थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए ये टेपरिंग एंड है, तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आपके पाए जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और यहाँ पर आपने ये बना लिया शूट टिप, और शूट टिप के टिप से थोड़ा सा हट जाइए तो यहाँ पर पाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शूट मतलब तना। शुरू में जब प्लांट आपका ग्रीन टाइप का होता है उस समय जो स्टेम होता है उसको शूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो शूट के टिप पर जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम लोग बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के टिप पर जो टिश्यू होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये वो टिश्यू होते हैं जिनकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वो आपके टिश्यू हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है? लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है प्लांट की। इसके अलावा एक टिश्यू बेटा और पाया जाता है लेटरल। सभी की बात कर रहे हैं। फाइब्रस रूट्स वो अलग चीज है। फाइब्रस रूट्स आपके पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, है ना, जिसमें क्या होता है जब पहले टैप रूट्स बनती थी, बाद में टैप रूट बनती है, बाद में वही टैप रूट आपकी फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें वो टैप रूट तो बाकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अदर देन रेडिकल अगर कोई रूट बन रही है तो वो आपकी क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट होती है। हाँ, ये ठीक है ना। तो याद रखेंगे डेवलपमेंट में कौन सी दो बातें? ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट के दो पार्ट रहेंगे। देखते चलिए अब देखिए सीड का जर्मिनेशन की बात है, एनसीईआरटी से ही चल रहा है। सीड के जर्मिनेशन की बात, सीड जर्मिनेट्स ऑन कमिंग फेवरेबल कंडीशन। सीड जो होते हैं हमारे जर्मिनेट करते हैं जब हमारी परिस्थितियां कैसी हो? फेवरेबल होती हैं, ठीक है ना, फेवरेबल होती हैं। और जब परिस्थितियां फेवरेबल का मतलब है अनुकूल, है ना, अनुकूल का मतलब है पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना और ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना, ठीक है ना, टेम्परेचर हीट का प्रेजेंट होना। ये फेवरेबल कंडीशन है सीड के जर्मिनेट होने के लिए। ये परिस्थितियां जब नहीं रहेंगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऑन कमिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल परिस्थितियां आती हैं तो सीड हमारा जर्मिनेट करेगा, और अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान क्या होगा? सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। मैंने बताया
ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए। उसके बाद मॉइस्चर, ये कुछ आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी सीड के जर्मिनेट करने के लिए। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अगर ये परिस्थितियां अगर नहीं होंगी तो सीड हमारा, if these conditions are not available, जब ये परिस्थितियां नहीं होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, तब जो सीड होगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, सस्पेंडेड अवस्था में, यानी कि आराम की अवस्था में चला जाएगा। तब वो कोई जर्मिनेशन शो नहीं करेगा, वैसे जिस कंडीशन पे आपने रखा था उसी में आपको मिलेगा। अगर आप ये परिस्थितियां प्रोवाइड करते हैं, सस्पेंडेड मतलब एक दिन क्या कहते हैं, सोने वाली अवस्था जिसमें वो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, सस्पेंडेड में रहेगा। हाँ, जर्मिनेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी फेवरेबल कंडीशन है सीड के जर्मिनेट करने के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए जिसको आप नहीं करेगा, खराब हो जाएगा सीड। सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये तीनों बहुत ही जरूरी आवश्यक कंडीशन है किसी भी सीड पे जर्मिनेट करने के लिए। अगर ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो सीड जो है आपका सस्पेंडेड अवस्था में या रेस्टिंग की अवस्था में बना रहेगा, तो कोई भी जर्मिनेशन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। मॉइस्चर, पानी की नमी, मॉइस्चर मतलब नमी। जब आप सीड दबाते हैं, गमले में दबाते हैं या खेतों में दबाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वाटर कमी रहती है ना, क्यों, मॉइस्चर को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक ना। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दे दीजिए आप 25 से 30 के बीच में मान के चलिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा होता है, कुछ टेम्परेचर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस की होती है। जनरली हम लोग यही लेते हैं, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहीं दिख रखा है, जनरली रूम टेम्परेचर को ही लेके चला जाता है। और ठंडे इलाकों वाले प्लांट होते हैं, उनमें अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं, लाइट का पीरियड भी चाहिए होता है। लाइट का पीरियड मतलब जो सनलाइट आपको मिल रही है उसका भी ड्यूरेशन चाहिए जर्मिनेट करने के लिए, और वही चीज़ तो ऑप्टिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा, टेम्परेचर को। ठंडे इलाकों में भी तो भाई यहाँ जितना ये अपना जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेट रीजन में गर्मी कम होती है। ठंडे क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर आपको टेम्परेचर कम प्रोवाइड कर, तो प्लांट पर डिपेंड करता है उसका एडेप्टेशन कैसा है, समझे ना। प्लांट का एडेप्टेशन डिपेंड करेगा, समझे। अनुकूलन। अब नेक्स्ट चलेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को भी डिफाइन करना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है।
ऑर्गेनिज्म के पार्ट में, किसी ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म के पार्ट में अगर इरिवर्सिबल इंक्रीज है, इरिवर्सिबल मतलब जिसको आप वापस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रोथ मतलब इरिवर्सिबल इंक्रीज। साफ साफ आपकी एनसीईआरटी लिखती है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, या कोई भी बॉडी पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। ठीक है ना, नहीं ऐसा होता है, कोई मान लीजिए प्लांट ग्रोथ किया, कोई प्लांट मान लीजिए ग्रोथ किया, उसकी लेंथ बढ़ी या उसका साइज बढ़ा, अब जो लेंथ या साइज इंक्रीज कर गई है, अब वो जहां से ग्रोथ किया था वो जगह पर वापस नहीं पहुंचेगा। ये इरिवर्सिबल इंक्रीज होता है, इरिवर्सिबल जिसको हम वापस नहीं कर सकते। हाँ, जहां से भी हो, जो भी इंक्रीजमेंट हुआ, किसी समय हम लोग भी तो छोटे थे, छोटे से इतने बड़े हो गए, छोटे तो नहीं हो सकते यार, इरिवर्सिबल इंक्रीज, हम उसको वापस नहीं कर सकते ना, इरिवर्सिबल इंक्रीज बोला जाएगा। अब देखिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बेटा दोनों प्रकार की रिएक्शन आएंगी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक है ना, ग्रोथ की अगर बात करेंगे, ग्रोथ में आपकी दोनों प्रकार जो क्या कहते हैं, ग्रोथ जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, उपापचयी क्रियाएं। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑल ओवर रिएक्शंस अगर इन आवर बॉडी, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में मान लीजिए, वहां पर जो भी रिएक्शन है उन सभी को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन चलती हैं ग्रोथ के दौरान। अब होता क्या है, ये जो है कैटाबॉलिक रिएक्शन डिस्ट्रक्शन वाली रिएक्शन, यानी कि चीजों को डिस्ट्रक्ट करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, एनर्जी को रिलीज करेगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट एनाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा ग्रोथ को परफॉर्म करेगा। समझिए चीजों को, ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ हो रही है तो ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है तो ये होगी नहीं, बिल्कुल होनी है। भाई एनर्जी कहाँ से मिलेगी फिर? क्या एनाबॉलिक रिएक्शन को चलाने के लिए हमको एनर्जी की भी तो आवश्यकता है, और हम लोग जानते हैं एनर्जी हमको कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि रेस्पिरेशन से मिलती है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है ना, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन के द्वारा। अब जब ग्रोथ होती है तो उसमें बेटा अंदर सिर्फ इतना होता है, जो एनाबॉलिक रिएक्शन होती है ये ज्यादा होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होती है। ठीक है ना, एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होगी। अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगी तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, फिर चीजों का एक्यूमुलेशन या डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चीजों को याद रखिए। ठीक है ना, मान लीजिए आप किसी मकान को बनाना शुरू करें, पूरे दिन भरे में एक दीवार बनाई और तोड़ने में आपने दो दीवारें तोड़ दी, कभी नहीं बनेगा। सेम इसी की तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन अगर ज्यादा चलेगी एनाबॉलिक से ज्यादा, तो कभी भी ये प्रोसेस नहीं चल पाएगी, ग्रोथ होगी नहीं। तो क्या होना पड़ेगा? दोनों बराबर चलेंगे तब भी नहीं हो सकता है, तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन आपको ज्यादा से करानी पड़ेगी, वो ज्यादा चलती है ग्रोथ के मामले में, और कैटाबॉलिक रिएक्शन हमारी कम चलती है। अब देखिए प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे। प्लांट ग्रोथ जो है आपकी कुल 2 से 3 प्रकार की उन्होंने एनसीईआरटी में लिख रखी है। प्लांट ग्रोथ जो है 3 प्रकार की एनसीईआरटी में बेटा लिख रखी है उन्होंने। ठीक है ना, एक आपकी ओपन टाइप की ग्रोथ है,
एक आपकी डिटरमिनेट टाइप की है और एक आपकी इनडिटरमिनेट टाइप की है। सब बता रहे ग्रोथ का प्रकार है। इसमें आपकी एक ग्रोथ हो रही है कैसी, ओपन टाइप। ओपन टाइप ग्रोथ हो रही है। ओपन टाइप ग्रोथ में क्या होता है बेटा, ये जो प्लांट होता है ना, ग्रोथ का इस प्रकार है ओपन टाइप ग्रोथ। प्लांट retain the capacity of प्लांट में ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है ना। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कैसी है, अनलिमिटेड होती है। अगर ऑल ओवर प्लांट की हम बात करेंगे तो ऑल ओवर प्लांट की अगर आप बात करेंगे तो ग्रोथ आपकी कैसी है, अनलिमिटेड, कहीं भी हो रही है, प्लांट के किसी भी पार्ट में हो रही है। तो इस प्रकार की ग्रोथ ओपन टाइप की नहीं। ऐसा होता है एक निश्चित हाइट अटेन करने के बाद, एक निश्चित हाइट अटेन करने के बाद प्लांट में ग्रोथ का जो पैरामीटर होता है वो बदल जाता है, फिर वो ग्रोथ डेवलपमेंट में शुरू हो जाती है, समझे ना। एक निश्चित ग्रोथ या हाइट अटेन करने के बाद जो प्लांट में जो ग्रोथ का पैरामीटर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेवलपमेंट में लग जाती है। अभी तो प्लांट आपका कैसा हो रहा था, थिन हो रहा था, स्टेम उसका, अब वो क्या हो रहा है, थिक होना शुरू हो रहा है। एक जो लेंथ में जो इंक्रीजमेंट होता था वो क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो गिराता है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, आप कितना भी गिराओ वो मोटे मोटे नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनकी जो भी आप खिला रहे हैं वो एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, ग्रोथ में और बॉडी की जरूरतों को पूरा करने में हो रही है, इकट्ठा होने में नहीं हो रही है। जब वो एक निश्चित हाइट पकड़ लेता है फिर आप उसको खिलाते खिलाते हैं ज़्यादा है तो जितना एनर्जी उसको इस्तेमाल करनी थी, जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको इकट्ठा किया जाता है, तब उसका डेवलपमेंट देखना शुरू हो जाता है। हाँ, वो जंक फूड की वजह से, एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, जंक फूड की वजह से, ठीक है ना। अब ग्रोथ ये तो हो गई आपकी ओपन टाइप की। अब ग्रोथ बेटा लोकलाइज्ड भी है, कैसी है, लोकलाइज्ड, यानी कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होती है ना। जस्ट आपको अभी बता के गए हम, थोड़ी देर पहले हमने बताया था, लोकलाइज्ड ग्रोथ भी है। जो भी हमने आपको बताया था किसकी वजह से हो रही थी, मेरिस्टेम्स की वजह से, शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से शूट की ग्रोथ हो रही थी, रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से रूट की ग्रोथ हो रही थी, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से थिकनेस की ग्रोथ हो रही थी, थिकनेस बढ़ रही थी, है ना। इसके अलावा एक और मेरिस्टेम पाया जाता था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसकी वजह से भी इलॉन्गेशन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका स्टेम मान लीजिए, तो यहाँ पर आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से
मतलब होता है नॉट। नॉट जैसे आपने शुगर केन देखा ना, हाँ, तो उसमें नोट्स पाई जाती हैं और दो नोट्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। ये इस प्रकार से इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा ये क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन है वो इंटर नोड बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां पर आपकी नोड से ही आपकी क्या निकलती है, लीव्स वगैरह। तो लीव के पास जो नोड हो रहा है वहां पर भी एक मेरिस्टम पाया जाता है। क्या चीज, नोड से ही सारी चीजें निकलेंगी, आप ध्यान रखिए, बीच से कभी कोई चीज नहीं निकलेगी, चाहे लीफ निकले चाहे ब्रांच निकले, ठीक है ना। तो ये जो लीफ है नोड से हो रही, नोड से ऊपर की तरफ एक और मेरिस्टम पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इस मेरिस्टम का काम क्या है, इलोंगेशन कराना, लेंथ बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना। शूट एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, शूट की लेंथ बढ़ाना। रूट शूट मतलब तना, ग्रीन प्लांट्स का तना। जब तक प्लांट आपका छोटा है, ग्रीन है, तब तक हम उसके स्टेम को शूट बोलते हैं। जब वो वुडी हो जाता है, लकड़ी की तरह का हो, लकड़ी बन जाती है, तब उसको स्टेम बोलते हैं, है ना। तो ये आपका, इसके अलावा एक और मेरिस्टम पाया जाता है, इसको बोलोगे लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब होता है किनारे वाला मेरिस्टम, किनारे की तरफ पाया जाता है लेटरल। ये क्या कराता है, सर, ठीक है ना। ये चौड़ाई बढ़ाएगा, गर्थ को इंक्रीज कराएगा, ये तीनों आपके लेंथ को इंक्रीज कराएंगे, ठीक है ना। ये पोजीशन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, लोकेलिटी है। और हमने ग्रोथ कौन सी बात कर रहे हैं, लोकलाइज ग्रोथ, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हो रही है वो। ओपन ग्रोथ हमने बात की थी, ओपन ग्रोथ ऑल ओवर प्लांट में कहीं भी होती है, पूरे प्लांट में, लेकिन ये ग्रोथ आपकी ऐसी एक रीजन में देखने को मिलेगी, शूट होती है। लोकलाइज का मतलब है जैसे एक आप इससे समझिए, इस प्रकार से लोकलाइज का मतलब जैसे एनेस्थीसिया लगाया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, ज्यादातर वही दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का काम ये होता है, वो पूरी होल बॉडी पर नहीं करेगा, जितनी जगह पे आपको वर्क करना है वो उतनी ही जगह पे वर्क करना है। तो लोकल एनेस्थीसिया उसी जगह का लोकल है ना, तो वही है लोकलाइज ग्रोथ। मतलब ये लोकलाइज ग्रोथ जो है आपकी यही होगी, यहाँ वहाँ कहीं नहीं हो रही है, केवल कहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम केवल यही ग्रोथ कराएगा, है ना। और ये क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम इस साइड में ही ग्रोथ कराएगा, केवल लोकलाइज यही होती है। शूट एपिकल मेरिस्टम से समझिए, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल पाई जाएंगी, वो ग्रोथ करती रहेंगी, और जो पुरानी सेल्स हो जाती है उनको ऊपर बढ़ा दिया जाता है, जो पुरानी होती है वो ग्रोथ नहीं कर रही है। ऊपर जब बढ़ जाएगा तब ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ कहाँ हो रही, केवल यही हो रही है। केवल जो पुरानी सेल्स हो जाती है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगी, बस इतना सा अंतर होता है। लेकिन ग्रोथ क्या हो रही है, यही लोकलाइज ग्रोथ यहीं पर हो रही है, तो ये लोकलाइज ग्रोथ बोली जाएगी, ठीक है ना, याद रखना लोकलाइज ग्रोथ, ठीक है ना। बनाते चलिए हिसाब से, यही है।
अब ये जो बेटा मेरिस्टेम होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आपके टिश्यूज जो है सबसे पहले बनते हैं, जो टिश्यू प्लांट के सबसे पहले बनते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में क्या होता है, वो जब मैच्योर हो जाते हैं वो प्राइमरी ग्रोथ नहीं होती, वो केवल मैच्योरेशन है ना। प्लांट पार्ट्स का शुरू में बनना वो प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उन पार्ट्स का मैच्योर हो जाना ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में आती है। डेवलपमेंट होना Meristems are प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मेरिस्टेम्स होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, है ना। प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। मतलब मुख्य रूप रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी, मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्राथमिक ग्रोथ, यानी कि प्लांट के पार्ट्स को बनाने के लिए। सर होते हैं सर, ये सर ग्रोइंग एरिया में सर पाए जाते हैं, पार्ट्स हो गई है सर, उसमें ग्रोथ हो गई सर, उसके बाद ये डिजनरेट हो जाते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके बर्ड से फ्लावर बन गया, बर्ड से फ्लावर बन गया, तो उसके बाद भी रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका रहेगा। केवल मैंने इतना कहा है कि जब क्या कहते हैं इसकी सेल जब डिवाइड कर जाती है, नई सेल बन जाती हैं, तो वो नई सेल धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ा दी जाती है, और फिर नीचे जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड कर रहा है, और नहीं बनेंगे वो और ऊपर बढ़ जाएंगी, जो पीछे से नहीं है पुरानी हो चुकी थी वो और ऊपर चली जाएंगी, वो मैच्योर हो जाएंगी पूरी तरह से। अब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो डिफ्रेंशिएटेड हो गई, विभेदित हो गई, नीचे से और नहीं बन के आएंगी, वो आगे चलेंगी। ऐसे क्या होता है, ग्रोथ होती जाती है प्लांट की। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका हमेशा डिवाइड करता रहेगा, ठीक है ना, ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करता रहता है, रूट टिप पर और शूट टिप पर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये जो रूट टिप और शूट टिप के जो मेरिस्टेम होते हैं, इनकी ये कैपेसिटी होती है, टोटिपोटेंट कैपेसिटी की पाई जाती है। जो शूट टिप का मेरिस्टेम है और रूट टिप का मेरिस्टेम है, इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या पाई जा रही है, टोटिपोटेंट प्रॉपर्टी। टोटिपोटेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये सेल आपकी होल प्लांट को डेवलप कर सकती है। ये जो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स, ये क्या कर सकती हैं, होल प्लांट्स को डेवलप कर सकती हैं। ये प्रॉपर्टी जो होती है किसी सेल की होल प्लांट को डेवलप करने वाली, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स है वो टोटिपोटेंट सेल होती है, ठीक है ना, याद रखें। चलो लिख देता हूँ।
टोटिपोटेंट है, यानी कि होल प्लांट को ये क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है, बना सकती है। अब बात करेंगे डाइकोट प्लांट में और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में कर्द को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मैरिज को क्या कहते हैं, टिश्यू होते हैं, वो कौन कौन से हैं? गर्भ माने चौड़े थिकनेस। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ना। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो आपके कैसे प्लांट होते हैं, जिनमें फ्रूट नहीं बनता है ना। नेकेड सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को नेकेड सीड प्लांट बोलते हैं, क्योंकि उनमें फ्रूट नहीं बनता। नेकेड सीड प्लांट होने की वजह से उनमें यानी कि ओवरी एब्सेंट होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ उनमें पाई जाती है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ओवरी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता। फ्रूट हम लोग जानते हैं कि जो फ्रूट होता है वो आपके ओवरी से बनता है ना। तो डाइकोट प्लांट को ये है और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को अगर ले लें तो इन दोनों प्रकार के प्लांट्स में ये जो लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये प्लांट की लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं। यानी कि जब प्लांट बाद में जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है तब ये आपके डेवलप होते हैं। ठीक है ना, ये तीनों लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बाद में डेवलप होते हैं। तो बाद में ही इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, यानी कि चौड़ाई भी या गर्थ भी क्या है, प्लांट की लेटर स्टेज में ही बनती है। ठीक है ना। कैम्बियम टिश्यू है, और कैम्बियम गर्थ को बढ़ाने वाला टिश्यू है, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है टिश्यू है ना। टिश्यू वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़े थे, आप पीछे जाके कॉपी खोलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है।
तो इन तीनों को याद रखेंगे। लेटरल मेरिस्टेम बेटा हमने आपको यही बता दिया था। हाँ, ये लेटर स्टेज में आ रहे हैं। लेटर स्टेज का काम ही यही है तीनों का। ये केवल जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्लांट की थिकनेस को बढ़ाने का काम करेंगे, डेवलपमेंट कराने का काम करेंगे, ठीक है ना। वही चीज लिख रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम किनारे पाया जाने वाला, और वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल्स में पाया जाएगा, ठीक है ना। और कॉर्क कैम्बियम ये आपकी स्टेम में जो क्या कहते हैं कॉर्क टिश्यू बनता है ना बाहर की तरफ, उसको बनाने का काम करता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है ना। और ये तीनों कब दिखेंगे? जब प्लांट आपका थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू होता है तब। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो तीनों के नाम कभी शायद यूपी बोर्ड में क्वेश्चन में आ जाता है कि मुझे हमसे समझ लिया है, इसका जवाब हो तो मैंने आगे लिखा है। अब है ग्रोथ इज मीजरेबल। बोल रहे हैं ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है या नहीं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को नापना, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अगर सेल की बात करेंगे ग्रोथ के मामले में, ग्रोथ के मामले में अगर सेल की बात करोगे सेलुलर लेवल पर, तो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये कोई सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म, और ये आपका क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि इसका जो मीडियम है सेल का कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियस के अंदर का जो मीडियम है वो केंद्रक द्रव्य, ठीक है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ बोल रहे हैं अगर सेलुलर लेवल पर, सेल के स्तर पर अगर आप नापना चाहेंगे तो ग्रोथ क्या है प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, सेल का साइज एनलार्ज करेगा, बढ़ेगा। तो अगर सेलुलर लेवल की अगर बात की जाए तो इंक्रीजमेंट इन प्रोटोप्लाज्म इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रोथ, ठीक है ना। सेल के स्तर, सेलुलर मतलब सेल के स्तर, कोशिका के स्तर, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म अगर बढ़ रहा है इसके मतलब सेल की ग्रोथ हो रही है, कोशिका द्रव्य इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। सेल की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा अगर आप बात करेंगे सेलुलर लेवल। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। तो बेटा सेल का
साइज इतना छोटा होता है, सेल का इतना छोटा साइज होता है कि इसका प्रोटोप्लाज्म का मेजरमेंट लेना थोड़ा मुश्किल काम है। प्रोटोप्लाज्म का मेजरमेंट करना मुश्किल काम है। तो हम लोग हाँ, साइज का इंक्रीज करना ही सेलुलर लेवल पर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। साइज इंक्रीज तब करेगा जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। साइज इंक्रीज जब बलून ले लीजिए, आप बलून समझ लीजिए, बलून को ले लीजिए, बलून में पानी भरना शुरू कर दीजिए। बलून के अंदर जो आप पानी भर रहे हो एक तरह से क्या है, प्रोटोप्लाज्म। जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे बलून का साइज बढ़ेगा। लेकिन साइज सेल का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है, इसको मेजर करना थोड़ा दिक्कत भरा होता है। इसलिए एनसीईआरटी लिख रही है कि इसका मेजरमेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल में किया जाता है, रेशियो में। किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करेंगे तब हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। वहां पर इतनी ग्रोथ बढ़ी, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई सेलुलर लेवल पर सेल की बात हो, है ना। There are several parameters। दूसरे और भी पैरामीटर हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को नापते हैं। ये तो सेलुलर लेवल की बात हो गई है, ठीक है ना। सेलुलर लेवल की हमने कहा रेशियो के द्वारा हम उसको नाप देंगे। प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। नापने के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स या पैमाने हैं, मानक, ठीक है ना। मानक सबसे पहला इंक्रीज इन फ्लैश वेट। फ्लैश वेट का बढ़ जाना। फ्लैश वेट मतलब जब प्लांट पार्ट में वाटर मौजूद है, लेकिन तुरंत जब प्लांट से आपने उस पार्ट को लिया उसी समय उसकी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन छोड़ दिया उसको तो वो सूख चुका, वाटर आपका जो है ड्राई हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल जाएगा ना, तो फ्लैश वेट नहीं बचा। यानी कि प्लांट से जैसे ही आपने पार्ट को अलग किया, प्लांट पार्ट मान लीजिए कोई लीफ भी ले ली, लीफ को आपको तुरंत मेजर करना पड़ेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लैश वेट। तो फ्लैश वेट को नाप सकते हैं, मेजरमेंट का तरीका है। हाँ, फ्लैश वेट अलग रेशियो है। आपने तुरंत लीफ को उठाया, 2 डिफरेंट लीफ ले लीजिए, जरूरी नहीं है आप उसको जो है उसको भी रेशियो में लेकर चलिए। आप जो सा मन करे वो 2 डिफरेंट लीफ ले लीजिए, उनको वेट कर लो। इसमें ज्यादा होगा उसका कहना नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा है। इसमें कम होगा वेट, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम है, ठीक है ना। दूसरा चीज इंक्रीज इन ड्राई वेट। ड्राई वेट को नाप लेंगे, मतलब आप लीफ को ड्राई कर लीजिए, वाटर मॉइस्चर कम कर लीजिए, सूखा बात आपने जो कोई भी प्लांट पार्ट लिया और उसको जो है सुखा दिया, जितना भी उसमें वाटर मौजूद था वो निकल गया, है ना, वेपर में कन्वर्ट होके बाहर निकल गया। अब जो बचा है वो क्या है, ड्राई वेट है, अब उसको वेट कर लीजिए। तो इस परिस्थिति में 2-4 प्रकार के लीफ को आप वेट करेंगे तो सबका मेजरमेंट आपको अलग मिलेगा, जिसका ज्यादा होगा उसकी ग्रोथ ज्यादा है ना। तो ये भी एक वेट से वेट को मेजर करना है, जिसमें वेट ज्यादा होगा उसमें ग्रोथ ज्यादा है, इसका वेट का उसमें नहीं मिलेगा। ड्राई वेट WDIGHT, ड्राई वेट, ठीक है ना। ड्राई वेट के अलावा लेंथ है,
सेल नंबर। तीसरा है लेंथ। चौथा है एरिया। पांचवा है वॉल्यूम। छठवां है सेल नंबर। ये इतने पैरामीटर्स आपके दे रखे हैं किसको मेजर करने के लिए, ग्रोथ को नापने के लिए, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो ये जो सेल का जो पैरामीटर था बेटा, प्रोटोप्लाज्म को इंक्रीजमेंट, ठीक है ना, ये नापने का आपका अलग तरीका है। स्ट्रेस वेट को रख देंगे, इससे आप ग्रोथ को अलग तरीके से मेजर कर रहे हैं, ये आपका अलग तरीका है, क्या कहते हैं, ग्रोथ को मेजर करने का। ठीक उसी प्रकार से ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को अलग अलग जगहों पर मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने देखिए एग्जांपल के तौर पर दे रखा है मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम। मेज रूट एपिकल मतलब मक्के की रूट का एपिकल मेरिस्टेम जो है आपकी सेल की संख्या बना देता है 17,500 सेल जनरेट कर देता है 1 घंटे के अंदर। तो मेजरमेंट बेटा कौन सा है, सेल नंबर वाला। जो एनसीईआरटी ने लिखा है 1 घंटे में जो आपका मेज है, मक्के का प्लांट है, उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो 17,500 सेल नहीं बना देता है, कितनी देर में, 1 घंटे में। यानी कि ये जो पैरामीटर कौन सा वाला है, सेल का नंबर वाला, नंबर ही तो बड़ा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसको भी थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर। ठीक है ना। कितनी संख्या बना दी सेल्स की 1 घंटे के अंदर, 17,500। यानी कि ये आपका पैरामीटर डिफरेंट है, ये सेल के नंबर के द्वारा उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। सेलुलर लेवल की बात की थी तो प्रोटोप्लाज्म की इंक्रीजमेंट के द्वारा जो है क्राइटेरिया तय हो रहा था ग्रोथ का। इसके बाद देखिए एक और दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, एक और एग्जांपल है सेल्स ऑफ वाटरमेलन। may increase the up to 3,50,000 times। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा, जो वाटरमेलन है बेटा, इसकी जो सेल है कितने हजार गुना बढ़ सकती है,
3.5 लाख का गुना, है ना। मतलब एक सिंगल सेल अपने साइज को इतने गुना तक बढ़ा सकती है। तो ये भी मेजरमेंट का तरीका है। टाइम्स गुना, यानी कि एक सेल इतने गुना तक बढ़ जाती है। किसमें? वाटरमेलन। ये नंबर नहीं है, ये सेल का साइज है। ये नंबर नहीं, नंबर वाला एग्जांपल ऊपर वाला है, वहां पर नंबर पड़ा था। सबका ऐसे एरिया का मीन से मान सकते हो। इसमें 3 दे रखे हैं, तीनों लिखा दे रहा हूं, ये तो होगा। ये तो आपका दे रखा है इसका। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एक और दे रखा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है ना, पृष्ठ क्षेत्र की अगर बात करें, सरफेस एरिया का अगर इंक्रीजमेंट की बात करेंगे तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं, यानी कि डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, है ना। ये आपका वाटर में लगता है, ये सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, ये सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा था। यहाँ सेल सारे पैरामीटर अलग है, वही तो बता रहा हूँ। ये जो ग्रोथ को नाम, ये जरूरी नहीं है। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, अभी आएगा आपका एरिया वाला, अभी एरिया बढ़ेगा। टाइप इसको जनरल एग्जांपल रखिए, वॉल्यूम में नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है ना। लेंथ आपकी जनरली आपको दिख जाती है, ट्राइस्पेड ट्राइमेड हम लोग देख सकते हैं, सेल का नंबर आपने देख दिया। अब रहेगा एरिया का, ये तो उन्होंने पैरामीटर इकट्ठे लिख दिए हैं केवल ये समझने के लिए कि ग्रोथ जो होती है वो कहाँ से आपकी मेजर की जा सकती है। और ग्रोथ को मेजर करने के इतने पैरामीटर है, आप इन जगहों से ग्रोथ को नाप सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका दे रखा है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इन डाइकॉट लीफ या डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डाइकॉट लीफ जो होती है या डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ होगी, उसमें क्या होता है, लीफ के सरफेस एरिया में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है ना। डाइकॉट लीफ, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों तरफ, डॉर्सी वेंट्रल एक चीज पीछे रह गई इसमें, इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट में जैसा रेडिकल का इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट वो यहाँ पे छूट गया।
आगे बढ़ने से वो वहाँ पर मैंने हेडिंग डाली कि बजाएंगे हम डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट ग्रोथ वो होगी जो आप मेजर कर सकते हैं, इनडिटरमिनेट वो होगी जो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऐसी बात होती है, ठीक है ना। डिटरमिनेट ग्रोथ जो आप मेजर कर पाएंगे और इनडिटरमिनेट आप मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कहीं भी हो सकती है वो। तो इनडिटरमिनेट जो ग्रोथ होती है, ये वाली जो ग्रोथ होती है, ये एक तरह से ओपन टाइप ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है ना। ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी? represents as an open type of growth. इनडिटरमिनेट ग्रोथ जो है कैसे रिप्रेजेंट करेगी? ओपन टाइप, मतलब होल प्लांट में होती है। तो होल प्लांट में ग्रोथ जो हो रही है वो आपकी कैसी है? इनडिटरमिनेट टाइप की ग्रोथ होती है। और डिटरमिनेट ग्रोथ क्या होगी? डिटरमिनेट ग्रोथ जो प्लांट के पर्टिकुलर ऑर्गन्स में होती है, पार्ट्स में, उनको आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ पे इसमें इतनी ग्रोथ हुई है, वो डिटरमिनेट टाइप की ग्रोथ होती है ना। डिटरमिनेट ग्रोथ प्लांट, हाँ सभी में मिलेगी। हम लोगों के भी ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है वो डिटरमिनेट टाइप की है ना। हम लोगों की जो ग्रोथ है ऑर्गन्स की वो डिटरमिनेट टाइप की है। उसको लाना चाहिए, उसी चीज को जबरदस्ती बोलोगे तो कन्फ्यूजन आ जाता है। ऐसा है, डिटरमिनेट का मतलब ही आप उसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पहचान सकते हैं कितनी ग्रोथ नहीं है। अब पूरे होल प्लांट की ग्रोथ को आप मेजर नहीं कर सकते हो इनडिटरमिनेट में ना। तो इसीलिए वो ओपन टाइप की ग्रोथ है जो प्लांट के किसी भी पार्ट में हो रही है, ठीक है ना। लेकिन मेनली कुछ प्लांट पार्ट में और ऑर्गन्स में अगर है तो डिटरमिनेट टाइप हमको मालूम है इसका साइज इतना ही होगा ना, डिटरमिनेट टाइप। इसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ, उसके बाद ग्रोथ फेज है, देन आपका आ जाएगा और प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन में से आ जाता है, एक या दो क्वेश्चन में से ज्यादातर हर जगह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जाता है, वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा चांस ज़्यादा चलता है। लिमिटेड वो है रचना, रंजना, सेवा, कल्पेश, पाया, स्वाति, स्वाति, रश्मि, यश्मि, स्फूर्ति, प्रिया, प्रिया भारती, अनुष्का, जतिन,
अमृता, आदर्श, आशीष कुमार, गौरी कौमर, ममता, हर्षिता, रोशनी, सानिया, मानवी, हिमांशु, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से टिश्यू होते हैं? प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, याद कर लीजिए दिमाग में। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम बेटा क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम का काम है स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कराना। रूट एपिकल मेरिस्टेम का काम रूट की लेंथ को इंक्रीज कराना। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका एक्चुअल में वर्क क्या है? लेंथ को इंक्रीज कराना। यानी कि लेंथ जो है वो क्या है? प्राइमरी ग्रोथ है, याद रखेंगे, ठीक है ना। लेंथ क्या हुई आपकी? प्राइमरी ग्रोथ है, यानी कि इसको सबसे पहले होना, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट सेटिंग, ठीक है ना। पहले छोटे बच्चों को पहले पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है और प्राइमरी एजुकेशन बोली जाती है, 5 मिनट तक चलती है। क्या करना? केवल लिखना और पढ़ना सिखाना, उसके बाद दूसरा काम होता है याद करना। जब और आगे चला जाता है हायर एजुकेशन में, तब वो चीज़ों को बनाना शुरू करता है, ठीक है ना। वैसे प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल 3 दिखाए, लेटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। ये आपके प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टेम होते हैं और ये क्या कराएंगे? गर्द को इंक्रीज कराएंगे, है ना। प्लांट की गर्द को बढ़ाने का काम करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। चौड़ाई वृद्ध हो सकते हैं, गर्द हो सकते हैं। अब देखिए ग्रोथ को मेजर करने के लिए एनसीईआरटी में कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज है वो क्या कर रहा है? सेल्स के नंबर्स को बढ़ा रहा है। कितना? 17,500 इन ओनली 1 आवर। 1 घंटे में 17,500 सेल्स बना के तैयार कर देती है। कौन? रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑफ मेज,
सेल के साइज को इंक्रीज कर लिया जाता है वाटरमेलन में कितना 3.5 लाख 3,50,000 टाइम्स 3,50,000 सेल का साइज बढ़ जाता है। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो डाइकोट लीव्स में लीव्स का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है। वो भी प्लांट ग्रोथ के मेजरमेंट का एक तरीका है जिसमें प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाता है, ठीक है ना। और ग्रोथ को मेजर करने वाले पैरामीटर फ्रेश वेट, ड्राई वेट, सेल नंबर, सेल साइज, वॉल्यूम, एरिया, ठीक है ना। प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के तरीके फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ठीक है ना, एरिया, लैब, वॉल्यूम और सेल नंबर, ठीक है ना। ये सब क्या है डिफरेंट तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं सेल की ग्रोथ को मेजर करते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट के तरीके हैं। उसके बाद प्लांट में बेटा ग्रोथ जो हो रही है, ग्रोथ को आपने डिफाइन किया था कैसे? ग्रोथ को डिफाइन किया था इरिवर्सिबल इंक्रीज, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है तब हम उसको क्या बोलोगे ग्रोथ, है ना। इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट एक बार हुआ है लेंथ में या विड्थ में, वो वापस दोबारा अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं पहुंचेगा, तो इस प्रकार का जो इंक्रीजमेंट है उसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है ना। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था ऑल ओवर रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी या ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑल ओवर रिएक्शंस अकरिंग इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, दो प्रकार की है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक एनाबॉलिक रिएक्शन। अगर ग्रोथ के रेफरेंस में बात करेंगे तो क्या होगा? एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन कम होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन होनी है। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी हमको कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा ही मिलती है, ठीक है ना, याद रखेंगे।